हाय एवरीवन। ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 9 है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी, सामने स्क्रीन पे आपको पहला ईडियम दिख रहा है जो कि है बी ट्रू टू वंस सॉल्ट। इसी से मिलता जुलता एक ईडियम था पिछले सेशन में, नॉट वर्थ सॉल्ट, जिसका मतलब था कि जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बी ट्रू टू वन सॉल्ट का मतलब है जो अपने नमक के प्रति वफादार हो। नमक के प्रति वफादार होने का क्या मतलब है? जो लॉयल होगा, जो फेथफुल होगा, जिसकी बात पर यकीन किया जा सकता होगा, जो ट्रस्ट वर्दी हो, उसके लिए यूज किया जाना चाहिए इस फ्रेज को। उसके लिए यूज किया जाता है इसे। बी ट्रू टू वन सॉल्ट का मतलब है somebody who is loyal, somebody who can be trusted, somebody who can be called trustworthy, somebody who is faithful. मीनिंग देखिए, द राजपूत सोल्जर्स इन अकबर्स आर्मी वर ट्रू टू देयर सॉल्ट। अकबर की आर्मी में, अकबर की सेना में जो राजपूत सोल्जर्स थे वो अपने नमक के प्रति पूरी तरीके से वफादार थे। दे वर ट्रू टू देयर सॉल्ट। नंबर 2 देखिए, बी अंडर वंस थंब। थंब मतलब अंगूठा, और अंगूठे, देखिए इसका पहले मीनिंग पढ़िए। बी अंडर वंस कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में होना, किसी की गिरफ्त में होना। ये देखिए एक इमेज है, आप इससे समझ सकेंगे। एक व्यक्ति अपने अंगूठे से, अपने थंब से किसी दूसरे व्यक्ति को दबा रहा है। अंगूठे का यही काम है, प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर कोई किसी के थंब के नीचे है, अंगूठे के नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके कंट्रोल में है, वो उसके गिरफ्त में है, वो उसका सबॉर्डिनेट है, स्लेव है, एक तरीके से गुलाम है वो उसका। किसी के कंट्रोल में होना, किसी की गिरफ्त में होना। शी इज नो मोर अंडर द थंब ऑफ हर मदर इन लॉ। अब वो अपनी मदर इन लॉ के कंट्रोल में नहीं है, एक तरीके से अब वो अपनी मदर इन लॉ की गुलामी में एक तरीके से नहीं है। देखिए, टू बी अंडर वंस थंब एक नेगेटिव ईडियम है। ये एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज किया जाता है, किसी को हरास करना, किसी का शोषण करना, किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 3, बियर अवे द पाम। देखिए, पहले तो बियर अवे को कहीं अलग लिख लीजिएगा। जनरली बियर को बियर नहीं कहा जाता, बेयर बोला जाता। बेयर अवे, इसका ही मतलब होता है जीतना। बेयर अवे इट्स अ फ्रेज, इसका ही मतलब होता है जीतना। और देखिए, पाम, पाम एक पत्ती है। इमेज देखिए, ये देखिए, है ना, एक पेड़ की पत्ती है, पाम ट्री होता होगा, उसकी ये लीव है, उसकी ये पत्ती है। मीनिंग है बी द विनर। तो कैसे समझेंगे इसे, सुनिए। पहली बात तो बेयर अवे का मतलब ही होता है जीतना। दूसरी बात, ये जो पाम लीव्स है, पहले के समय में कल्चर रहा होगा कि अगर दो राज्यों की सेना या दो राजाओं की सेना लड़ने के लिए जाएं, तो जब सेना लौट के आती है तो जो सेना अपने हाथ में पाम लीव्स को भी लेके आ रही, जिन सोल्जर्स के हाथ में पाम लीव्स हैं, ये पत्तियां हैं, तो इसका मतलब है कि वो विनर हैं। जीती हुई टीम अपने साथ पाम लीव्स भी लेकर के आती है, इसका मतलब है कि वो विनर है। ये यहां से आया है, याद रखिएगा। सो बेयर अवे द पाम का मतलब है टू बी द विनर। एग्जाम्पल देखिए, वंस अगेन विश्वनाथ आनंद बोर द पाम। बोर अवे द पाम भी कह सकते हैं, और केवल बोर द पाम भी कह सकते हैं। ठीक है, अवे चाहे तो ना लगाए। इन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, मतलब एक बार फिर से विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। ही बोर अवे द पाम इन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। जैसे कि अभी देखिए आईपीएल चल रहा है, जो भी टीम जीतेगी, the team shall bear away the palm. नंबर 4, bear the bell. बेल मतलब घंटी, जिसने घंटी पहन रखी है, हाँ, जिसने गले में घंटी बांध रखी है। अब आप बताइए सर, जैसे कि 10 भेड़ें जा रही हो, 10 बकरियां जा रही हो, तो एक घंटी अगर बांधनी हो तो किसके गले में बांधी जाएगी? उस गाय, उस भैंस, या फिर उस बकरी के गले में जो आगे रहे, ताकि वो इशारा देते रहे कि किस ओर चलना है, किस रास्ते पे चलना है। तो
तो जो जीतेगा, जो जो लीड करेगा एक तरीके से ग्रुप को, टीम को, उसके लिए यूज किया जाता है इस फ्रेज को। बेयर द बेल मतलब टू लीड योर ग्रुप, टू लीड योर टीम। अब एग्जाम्पल देखिए, I'll bear the bell then, come on everyone follow me। कोई कह रहा है कि अगर कोई आगे चलने को तैयार नहीं है तब मैं आगे चलने को तैयार हूं। I'll bear the bell, मैं अगुवाई करूंगा, मैं लीड करूंगा, बाकी लोग मेरे पीछे पीछे आए। Everyone can follow me, तो मैं आगे चलने को तैयार हूं। I'm ready to bear the bell, सभी लोग मेरे पीछे पीछे आए। नंबर 5, बीट अ रिट्रीट। इसका मीनिंग होता है टू विड्रॉ फ्रॉम अ प्लेस वेरी क्विकली, मतलब किसी स्थान विशेष से बहुत तेजी से लौट आना। मैं इमेज दिखाना चाहता हूं, उसको देखिए। इमेज में एक व्यक्ति भाग रहा है और उसके भागने के तरीके से लग रहा है कि जैसे उसने कोई चोरी की हो या पीछे उसके कोई जानवर हो या कोई लाठी लेके उसको दौड़ा रहा हो, तो वो बहुत तेज रफ्तार में लौट रहा है। मतलब वो किसी स्थान पर जाता है और फिर किसी कारणवश वो बहुत तेजी से लौट कर आता है। मान लीजिए कोई चोरी करने के लिए कहीं किसी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करता है, फिर इतने में लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है, वो भी लोगों को देख लेता है, तो बहुत तेजी से लौट कर भागेगा वो ना। तो वही वही फेस है, ये वैसी ही इमेज कुछ कह रही है। तो बहुत तेजी से पीछे लौटना। अब इसे आप याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहली बात, रिट्रीट एक नाउन या वर्ब के तरीके से यूज होता है। रिट्रीट करने का मतलब ही होता है सर पीछे लौटना। ठीक, रिट्रीट करने का मतलब ही होता है कदम पीछे खींचना, किसी फैसले को वापस लेना। अब बताइए, किसी फैसले को वापस लेने का क्या मतलब है कि आपने अपने डिसीजन को विड्रॉ किया, आपने अपने कदम पीछे खींचे। अब आप समझिएगा, ये बेसिकली आर्म फोर्सेस से आया है। शायद आपको याद होगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चलती है रोज शाम को वाघा बॉर्डर पर। उसमें क्या होता है कि दोनों साइड से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड से कुछ सोल्जर्स आते हैं, गेट खुलता है, कुछ सोल्जर्स आते हैं, अपने 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 शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, है ना, दे शो दे वैलर, और उसके बाद वो अपने अपनी जगहों पर फिर से लौट जाते हैं। ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, दैट इज डन एवरी डे एट वाघा बॉर्डर। तो क्या होता है, सोल्जर्स पहले आमने सामने आते हैं और फिर पीछे लौट जाते हैं। अच्छा, ये ईडियम का ओरिजिन क्या है समझिए। आर्म्ड फोर्सेस जैसे कि दुश्मन के किले में गई, दुश्मन की चौकी को तोड़ दिया, मार दिया दुश्मन को, फिर वहां पर फतेह किया, जीत दर्ज कर ली, फिर उसके बाद आर्मी वापस भी तो लौटती है। फतेह करने के बाद आर्मी वहां स्टे तो करती नहीं है, वापस भी तो लौटती है। एक तरीके से हराने के बाद, दुश्मन के घर में घुस करके, उसको पीट करके, मार करके, डरा करके, हरा करके फिर वापस लौटती है। वो है सर बीट अ रिट्रीट। ओवर द टाइम इसका जो मीनिंग है वो इस तरीके से आ गया कि अपने कदम पीछे खींच लेना। समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए, देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, दे वांट गवर्नमेंट टू बीट अ रिट्रीट ऑन 3 ऑर्डिनेंसेस, जो कि फार्मर्स को लेकर के बनाए गए हैं। तो अपने कदम पीछे खींचना, पीछे लौटना। वी वेंट आउट इनटू द कोल्ड वेदर, हम घर से बाहर गए। बाहर का मौसम बड़ा ठंडा था, लेकिन हम घर से बाहर गए उस ठंडे मौसम में, लेकिन जब देखा कि बहुत ही ज्यादा ठंडा था, सो वी बीट अ रिट्रीट टू द वार्मथ ऑफ फायर, और फिर से लौट करके हम आग के सामने बैठ गए, हाथ पैर अपने आग से सेकने लगे। हम हिम्मत करके बाहर तो गए, लेकिन जब देखा बहुत ही ज्यादा ठंडी है तो हम फिर से लौट आए और फिर से आग के सामने बैठ गए। नंबर 6, बीट अबाउट द बुश। बुश मतलब झाड़ी। अब जैसे कि कोई कुछ ढूंढने के लिए झाड़ी में इधर उधर डंडी से पीट रहा हो, लाठी पीट रहा हो, तो क्या मतलब है इसका कि इधर उधर की बातें करना। झाड़ी में इधर उधर आप ढूंढ रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली जहां पे कोई चीज पड़ी हुई है वहां पे हिट ना करना। इधर वो झाड़ी में लाठी पीट रहे हैं आप,
मतलब इधर उधर की बात कर रहे हैं, जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, उसको अवॉइड कर रहे हैं, उस पर सीधे बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर टहला रहे हैं, जैसा कि पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। जब जर्नलिस्ट, न्यूज चैनल्स वाले जर्नलिस्ट, हालांकि जर्नलिस्ट भी आजकल ऐसे नहीं रहे कि वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ लें पॉलिटिशियन से, लेकिन जैसे मान लेते हैं कि जर्नलिस्ट कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन किसी पॉलिटिकल लीडर से पूछ ले, तो अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, टहलाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। देखिए लिखा है, टॉक राउंड अबाउट, डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। किसी मामले पे चर्चा तो करना, लेकिन उसके मुख्य बिंदु पर कभी भी ना आना। तो इधर उधर की बातें करना, टहलाना जिसको कहा जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, डोंट ट्रस्ट दोज हु डू नॉट टॉक प्लेनली एंड जस्ट बीट अबाउट द बुश। ऐसे लोगों पे तनिक भी यकीन ना करें जो प्लेनली बात नहीं करते। टॉक प्लेनली का मतलब है खुलकर बात करना, सीधे सीधे बात करना, ना कि इधर उधर टहलाना। तो ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो इधर उधर की बातें करते हैं, सीधे मुद्दे की बात नहीं करते। नंबर 7, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट मतलब पीटना, ब्लैक एंड ब्लू मीनिंग देखिए, बीट मर्सीलेसली, किसी को बहुत बेरहमी से पीटना, बहुत ज्यादा पीटना। देखिए, जब कोई किसी को बहुत ज्यादा पीटेगा तो उसके शरीर पर कहीं कहीं पर काले रंग के निशान पड़ सकते, कहीं पर नीले नीले रंग के निशान पड़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द स्किन, है ना। अगर थोड़ा सा गोरी चमड़ी है तो फिर नीले रंग के निशान पड़ सकते हैं, और थोड़ा सा अगर डार्क स्किन है तो फिर वो ब्लैक कलर के निशान पड़ सकते हैं। तो इफ somebody beat somebody black and blue, if somebody is beaten black and blue, इसका मतलब है कि उसे बहुत बेरहमी से पीटा जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर कहीं काले तो कहीं नीले रंग के धब्बे पड़ जाए, निशान पड़ जाए। beat somebody excessively and mercilessly। एग्जाम्पल देखिए, a few boys, यहाँ मैं ए लगा देता हूँ ताकि मीनिंग बेहतर हो सके। A few boys surrounded the bull, कुछ लड़कों ने एक बुल को घेर लिया और फिर उसे बहुत ज्यादा बेरहमी से पीटा। ठीक है, होपफुली आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे मेरी एडवाइस को, मेरे इंस्ट्रक्शंस को, तो निश्चित रूप से ग्रोथ होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद पे ट्रस्ट रखना होगा, खुद पे बहुत ज्यादा फेथ रखना होगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। जरूरी नहीं कि बीट ब्लैक एंड ब्लू आपको एक ही बार में याद आ जाए, याद रह जाए, आपको दोबारा पढ़ना पड़ सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स को एक ही चीज को 5-5 बार पढ़ना पड़ता है, तो आप तैयार रहें सर, जब तक कोई चीज नहीं आएगी तब तक आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ भी गलत भी नहीं है। बीट हॉलो, देखिए हॉलो का मतलब होता है एक तरीके का गैप, गैप, होल, गड्ढा जिसको कहा जा सकता है। हॉलो जैसे दांतों में जो कैविटी होती है ना, गुफा, जगह, स्पेस, उस स्पेस को हॉलो कहा जाता है। जो रिक्त स्थान है ना, गैप, उसको हॉलो कहा जाता है। अब इमेज देखिएगा सर, इसमें दो घुड़सवार जो है घोड़े पर बैठे हैं, अपने अपने घोड़ों को दौड़ा रहे हैं। अगर एक घुड़सवार दूसरे घुड़सवार से बहुत ज्यादा आगे हो तो बीच में गैप बन जाएगा ना, दिस इज कॉल्ड टू बीट समबडी हॉलो, भारी मार्जिन से हराना। मतलब एक गैप नजर आए, जो विनर हो वो पहले ही रिबन तक पहुंच जाए, फिनिशिंग लाइन पे वो पहुंच जाए, और जो लूजर है या जो लूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा पीछे हो उस विनर से। दिस इज कॉल्ड टू बीट समबडी हॉलो। समझ रहे हैं ना, विन बाय द नोज नहीं, जिसमें बहुत कम मार्जिन से जीतना नहीं। कोई व्यक्ति किसी रेस को 5 मिनट्स में कंप्लीट करे और कोई व्यक्ति उसी रेस को जो है वो 6 मिनट्स में कंप्लीट करे, पूरा 1 मिनट का जो गैप है, बड़ा गैप होगा सर रेस के केस में, 2-4-5 सेकंड का गैप नहीं मायने रखता, लेकिन 1 मिनट का गैप, 60 सेकेंड्स का गैप मीन्स मच, मीन्स लॉट। तो दिस इज कॉल्ड बीट somebody hollow, किसी को भारी अंतर से, भारी मार्जिन से हराना। डिफीट थॉरोली एंड कन्विंसिंगली, किसी को बड़े अंतर से और बड़ी ही आसानी से हरा देना।
वी प्लेड अगेंस्ट माई ब्रदर स्कूल, हम अपने भाई के स्कूल के खिलाफ खेले। एट फुटबॉल, हमारी टीम और हमारे भाई की टीम के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। एंड वी बीट देम हॉलो, जैसे 5-0 से हमने हरा दिया। ये जीरो ही तो हॉलो है। हमने 5 स्कोर दागे और उन्होंने एक को स्कोर नहीं दागा। अभी 5-4 से हार हो, टाई ब्रेकर तक मैच जाए तो वो नहीं सर। 5-0 से 5-1 से कोई हार जाए, दिस इज कॉल्ड टू बीट समबडी हॉलो। नंबर 9, बेड ऑफ रोजेस, ये बहुत ही एवरेज ईडीएम है, पॉपुलर तो बहुत है लेकिन सरल ईडीएम है। बेड ऑफ रोजेस मतलब एक बेड जिसमें गुलाब के फूल पड़े हुए, मतलब फुल ऑफ लग्जरी, फुल ऑफ जॉय, मतलब आराम की दुनिया जिसको कहा जा सकता है। फूलों की सेज, आपने सुना होगा ना, फूलों की सेज बिछाई गई है, मतलब बहुत लग्जरी दी जाए जब किसी को। कॉमन सा थॉट है सर ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये कोई एग्जाम्पल नहीं, बेसिकली इट इज अ सेइंग, कहावत है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोला जाता है, सिमिलरली वी से दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज अ स्ट्रगल, फेस इट। जीवन एक संघर्ष है जिसका हम सभी को सामना करना चाहिए, या करना होता है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बहुत कुशन नहीं है, बहुत लग्जरी नहीं है जीवन में। ठीक है, जीवन में संघर्ष है, आराम नहीं। नंबर 10, बेड प्रेशर, समझिएगा सर। बेड मतलब बिस्तर, बिस्तर मतलब आराम, बेड मतलब बिस्तर, बिस्तर मतलब कंफर्ट। प्रेशर, जो बिस्तर को प्रेस करे, ऐसा कौन हो सकता है? इमेज से देखिए, एक लेजी आदमी जो दिन भर बिस्तर पे ही पड़े रहना पसंद करे। इस लड़के का मुंह देख रहे हैं आप, इसकी शक्ल से लग रहा है कितना आलसी है, उठना ही नहीं चाह रहा है? तो बेड प्रेशर, जो दिन भर बिस्तर पे ही पड़ा रहे, बिस्तर को ही दबाता रहे, तो somebody who is quite lazy, जो अपने बिस्तर से बाहर ही नहीं आना चाहता, one who does not come out of his bed, one who does not want to leave his bed, one who loves his bed, उसको देखिए ना, a lazy fellow मीनिंग में लिखा है, a lazy fellow। फेलो मतलब किसी भी व्यक्ति को कहा जा सकता है। वन हु लव्स हिज बेड, जो अपने बिस्तर को बहुत पसंद करता हो, मतलब एक लेजी पर्सन जो कुछ करना नहीं चाहता, दिन भर आराम करना चाहता, दिन भर बिस्तर पे पड़े रहना चाहता है। आई हियर, मैंने सुना है कहीं, दैट किंग हेनरी, अब ये व्यक्ति है ना, कोई राजा ब्रिटेन के रहे होंगे कभी के, मुझे तो नहीं मालूम, was quite the blood pressure। और फिर जब कोई राजा है तो शौकीन तो आराम पसंद तो होगा ही होगा। मैंने सुना है कि किंग हेनरी जो है वो बहुत आलसी टाइप के व्यक्ति थे, कुछ करना नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से मैंने आपको आज के सेशन की 10 फ्रेजेस पढ़ाई। होपफुली आप सभी ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और खूब मन लगा के पढ़ाइए। हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, जरा भी लापरवाही ना करें। देर इज नो ऑप्शन टू हार्ड वर्क, और आप कोई ऑप्शन ढूंढने की कोशिश भी ना करें, है ना? हाँ, तो दम लगाएं, मेहनत करें, सक्सेस विल बी योर्स टुडे और टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।